तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके 16 अप्रैल के हम लोग न्यूज देख रहे हैं ऑन GS2। तो कौन से 3 टॉपिक देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम लोग भाई सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हैं और स्टेट चले गए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं और क्यों चले गए हैं उसके बारे में बात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग, सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप का, तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद बताया कैंडिडेट्स के क्या कोई प्राइवेसी राइट्स हैं, यानी कि कैंडिडेट्स जो आपके MP MLAs का इलेक्शन लड़ते हैं उनके प्राइवेसी राइट्स के बारे में चर्चा की है और क्या डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कौन सा पिटीशन था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लूनर टाइम कोऑर्डिनेशन, तो अर्थ का टाइम और मून का टाइम में क्या अंतर है और इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, और इससे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज जो है आपका नासा का, वो हम लोग स्टडी करेंगे इस पार्ट में। तो इसी के साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए बात करते हैं सेंटर स्टेट का क्या डिस्प्यूट चल रहा है। देखिए तमिलनाडु ने कहा है कि देखिए हमको कुछ डिजास्टर रिलीफ फंड्स की, और सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु ने कहा कि ये जो डिजास्टर रिलीफ फंड जो है जो कि आपका 3800 करोड़ के आसपास का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमको दे नहीं रही है, तो आप हमारी मदद करिए। ठीक है, फिर केरला भी पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में, कहती है कि देखिए हमारा नेट बोरिंग सीलिंग को रोक दिया गया है, यानी कि हम फॉरेन एड या फॉरेन बोरिंग हम नहीं ले पाते हैं। ठीक है, उसमें इंटरफेरेंस किया जा रहा है, तो ये बेसिकली इससे ऐसा होगा कि हमारा स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी में चला जाएगा, ऐसा कहना है केरला का। तो इन्होंने भी केस किया सुप्रीम कोर्ट में सेंटर के खिलाफ। और कर्नाटका ये कहती है कि देखिए कर्नाटक को मिलना चाहिए था अबाउट 18,171.44 करोड़ NDRF के थ्रू। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF, इसके अंतर्गत हमको 18,171 करोड़ चाहिए, लेकिन सेंटर अभी तक कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं दे रही है। तो ये लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या ये जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। आर्टिकल 131 कहता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कहता है कि अगर आपका सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना, तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 273 की। यहाँ देखिए नेट बोरिंग सीलिंग की बात की है, बोरिंग नहीं करने दे रहे। हाँ तो बिल्कुल स्टेट कहीं कोई भी बोरिंग नहीं कर सकता, ठीक है, आउटसाइड सोर्सेज से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ले सकता है, लेकिन कोई भी बोरिंग नहीं कर सकता विदाउट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कंसेंट देगी? उसने एक लॉ बनाया हुआ है, ठीक है, लॉ से डिसाइड कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट का लॉ से डिसाइड कर सकता है कि भाई स्टेट कितना लोन्स लिया जा सकता है। और इन एनी केस आर्टिकल 273 कहता है कि अगर स्टेट को लोन्स लेने हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें समझ में आई है। तो आगे चल के देखिए सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वही हमारे लिए मान्य होगा, लेकिन अभी के लिए तो यही न्यूज है। देखिए फिर देखिए अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग फ्रेमवर्क देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के रिलेशनशिप बताए गए हैं आपका सेंटर और स्टेट में। तीसरा यहाँ पर है। पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ये कहा है कि देखिए पार्लियामेंट के पावर हमेशा आपका स्टेट लेजिस्लेचर के पावर से ज्यादा होगा, और अगर कोई पावर आपके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं मेंशन्ड है तो उसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स, ये भी आपका पार्लियामेंट के पास ही होगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप में भी आपका सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया है, कि कहा गया है कि भाई सेंटर स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दे सकती है कुछ सर्टेन केसेस में। ठीक है, इसके अलावा स्टेट लॉ जो है उनको पार्लियामेंट के लॉ को फॉलो करने की जरूरत है, मतलब पार्लियामेंट का लॉ हमेशा प्रेसिडेंट रखेगा होगा स्टेट लॉ। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को लॉज नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से बनाए हुए लॉज को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, अब पार्लियामेंट का पावर स्टेट के लेजिस्लेचर के पावर ज्यादा है, ये तो आपका लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप में पता चला। एडमिनिस्ट्रेटिव में ये पता चला कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के जो लॉ है उनको फॉलो करने की आवश्यकता है, और कोई भी अगर सेंटर डायरेक्शन दे वो भी फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, और फाइनेंशियल में ये है कि जो टैक्सेस है, टैक्सेस का डिवीजन सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा होगा, ये पावर भी आपका सेंटर के पास ही है। तो आपके जो भी रिलेशनशिप में हम देखते हैं भाई सेंटर के पास स्टेट से ज्यादा पावर तो है। ठीक है, ये बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में, जिसमें कुछ फंड बनाए गए थे, दैट इज स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो इन फंड्स के हेल्प से अगर कोई डिजास्टर आता है तो इन फंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये है आपका DM एक्ट, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस ये है कि भाई पहली बात तो ये है कि कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की जरूरत है स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है, किस प्रकार से डिसबर्समेंट किया जाए NDRF और SDRF के फंड का, इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो कि हो नहीं पा रहा है। और स्टेट ऐसा परसीव कर रहा है कि आपका सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट पावर्स, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के जो पावर्स है स्टेट के पास नहीं है, सेंट्रलाइज्ड है, और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी है।
स्टेट कुछ प्लान भी अच्छे से नहीं कर सकती। और देखिए सेंट्रलाइज प्लानिंग का एक सबसे बड़ा नुकसान होता है कि यूनिक नीड्स ऑफ जो स्टेट है, हर एक स्टेट की नीड्स अलग अलग है। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं, थोड़ा आपका स्टेट प्लानिंग करे तो इस मामले में बेटर होता है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग का ये नुकसान भी है कि यूनिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। ओवरऑल सबके लिए ये प्लानिंग होता है लेकिन यूनिक नीड्स और लोकल नीड्स को पूर्ण नहीं कर पाता, ठीक है, सेंट्रलाइज प्लानिंग। अच्छा, पॉलिटिकल डायमेंशंस की बात करें तो देखिए कई बार अगर स्टेट में वही सरकार है जो सेंटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेट में और सेंटर में अलग अलग सरकार है तो दोनों के बीच में आपके पॉलिटिकल आपके मतभेद आते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है इसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखिए, अब ये सब आपने लाल लिंक से लिख दिया है। वे फॉरवर्ड ये है कि देखिए फिजिकल फेडरलिज्म को एनहांस करने की जरूरत है और स्टेट को थोड़े बहुत टैक्स के पावर्स भी देने की जरूरत है ना। तो टैक्स पावर्स को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा आपका जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ का फंड है उनके डिसबर्समेंट में आपका ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की जरूरत है, ऑडिट को और ज्यादा बेटर करने की जरूरत है ताकि कोई भी ऐसे करप्शन के केसेस ना आए इसमें, ठीक है। और कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग, यानी कि सेंटर अगर कोई पॉलिसी बना रही है तो स्टेट को साथ बिठा के बनाए, ठीक है, अपने आप से ना बनाए, स्टेट का सारा बात सुनना चाहिए। इसके अलावा देखिए आपके जो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उनको अगर नेशन का इंटरेस्ट सामने आता है तो अपने जो आपके पार्टी के इंटरेस्ट है उनको साइड में रखने की जरूरत है, पार्टीशन एजेंडा पे काम ना करें और जब अगर बात आती है नेशनल इंटरेस्ट की, ठीक है। और एक इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म डेवलप करने की आवश्यकता है। तो ये है हमारा वे फॉरवर्ड और हो गया यहाँ पे हमारा सबसे पहला आर्टिकल समाप्त। फिर बात करते देखिए राइट टू प्राइवेसी। इस कहानी को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें समझते हैं। राइट टू प्राइवेसी जो है दैट वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी जरूरी है कि आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें, आपका जो पर्सनल स्पेस है उसमें किसी को दखल देने का राइट नहीं है। ये जरूरी है हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, हमारे फ्रीडम और लाइफ के डिसीजन प्रॉपर लेने के लिए प्राइवेसी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू प्राइवेसी आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। पहली बात यहां समझिए। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 123 में कुछ आपके करप्ट प्रैक्टिसेस लिखे हुए हैं और सेक्शन 36(4) में लिखा गया है डिफेक्ट ऑफ सब्सटैंशियल नेचर। तो मेनली अब 123 की बात करते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस की। तो अगर करप्ट प्रैक्टिसेस में कोई एमएलए या एमपी पाया जाएगा तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब यहां पे देखिए पेटिशनर ने एक पिटीशन आया आपका सुप्रीम कोर्ट के पास। एक्चुअली क्या था, एक एमएलए था, हाई कोर्ट ने उनकी जो सदस्यता है वो इलेक्शन जो ऑफ एमएलए है उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया था, तो एमएलए नहीं रह गए थे वो। और इसका रीजन क्या बताया गया था, ये बताया गया था कि हर एमएलए को अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं। तो उन्होंने अपने एसेट में 3 उनके पास गाड़ियां थी, उनको ऐड नहीं किया। तो ये मान लिया गया हाईकोर्ट के द्वारा कि ये सेक्शन 123 यानी कि करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए एक्ट ऑफ 1951 आ जाता है। तो इन्होंने इनका इलेक्शन कैंसिल कर दिया। लेकिन जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन है ठीक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर हर एक ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ पर्सनल लाइफ और पोजीशन हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये 3 व्हीकल की बात है, 3 व्हीकल बताया तो ये बहुत बड़ा साइजेबल एसेट नहीं है, तो हर एक पर्सनल लाइफ का डिटेल और पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। केवल आपके जो साइजेबल एसेट है, ठीक है, उनको बताने की जरूरत है, ठीक है। 1-2 कार अगर आपने मेंशन नहीं किया, इस बेसिस पे किसी की सदस्यता रद्द कर देना ठीक नहीं है। तो ये आपका आर्टिकल 21 का यूज करके आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का डिसीजन एकदम गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा आर्टिकल बात करते हैं हम लोग लूनर टाइम की। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में आपका यूटीसी चलता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका लूनर टाइम कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से एलटीसी बनाना चाहते हैं, कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम, ठीक है। तो नासा को यूएसए के गवर्नमेंट ने कहा कि आप इस प्रकार का एक एलटीसी बनाइए, एक टाइम रेफरेंस सिस्टम बनाइए मून के लिए, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, अब देखिए जैसे जैसे आपके प्लैनेट्स का ग्रेविटी चेंज होता है उनमें टाइम का गैप आ जाता है, ठीक है। जैसे कि क्योंकि मून का जो ग्रेविटी है वो काफी कम है आपका अर्थ के कंपैरिजन में, जैसा कि हम जानते हैं, तो उसका जो टाइम है हमारे टाइम से थोड़ा सा फास्ट टाइम चलेगा, ठीक है। तो कितना फास्ट, करीबन 58.7 माइक्रोसेकंड्स। आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है, इतने कम टाइम डिफरेंस को लेकर परेशान होने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। तो ये बिल्कुल जरूरी है, ये टाइम डिफरेंस का ध्यान रखने की इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई हमें कम्युनिकेशन करना होगा, सैटेलाइट लॉन्च करना होगा, एस्ट्रोनॉट, सैटेलाइट्स और अर्थ बेसिस के बीच में आपका एक टाइम का कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, टाइम को सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है। तो एक मून का एक अलग टाइम कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो स्पेस मिशंस में काफी हेल्प करता है।
एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करता है, सैटेलाइट लॉन्च में हेल्प करता है, और ये जो टाइम कोऑर्डिनेशन बिटवीन सैटेलाइट्स और अर्थ बेसेस और एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनमें भी हेल्प करेगा। तो इस प्रकार का एक लूनर टाइम बनाने की, कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम बनाने की बात है। तो ठीक है, क्या बनाना इतना इजी है? थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले कहा गया है कि एटॉमिक क्लॉक लगाना पड़ेगा हमें मून में जब हम एक एटॉमिक क्लॉक लगाएंगे, एटॉमिक क्लॉक एक्चुअली होता क्या है, आपका एटम के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आपका टाइम मेजर किया जाता है। कौन सा एटम? सीजियम, रूबिडियम, ऐसे एटम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है एटॉमिक क्लॉक, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो ऐसा एक्यूरेट एक क्लॉक मून पे लगाने की जरूरत है, और केवल यूएसए कह देने से क्या हो जाएगा, दूसरे कंट्रीज के साथ भी कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि सब लोग ये टाइम कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल कर पाए। एक ग्लोबल कोऑपरेशन और कंसेंसस की आवश्यकता होगी इसके लिए। ठीक है, तो भाई इसी न्यूज के साथ आज के जो 3 टॉपिक है हमारे GS3 के, यहाँ पे हम लोगों ने समाप्त कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके साथ ही हम लोग समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। मिलते हैं कल। थैंक यू।